मेरा नाम रुचि है। यह कहानी मेरी बेटी काव्या की जिंदगी पर है। मैं एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा थी तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से एक बेटा था और मेरे पास एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और मेरी बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर दिन प्रतिदिन चेंज कर देती थी और फिर मुझसे छुप छुप कर अपने बेड के गंदे चादर धोती और उसके बाद खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी, पर वह दिन पर दिन बहुत कमजोर भी होते जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक ही विनती निकली, हे भगवान, ऐसा मंजर कभी किसी माँ को ना दिखावे, क्योंकि वहां मेरी बेटी और बेटा। मैं शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर बहुत बड़ा बोझ थी, मानो जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरी माँ कोई खुशी नहीं देख पाई थी, और मेरे पिता, उनको तो बेटे की बहुत चाहत थी, इसलिए वह मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। वह मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी शर्तों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सकते थे। बस इसी कारण वह मुझसे बहुत नफरत करते थे और हर वक्त मुझसे गुस्सा ही बात करते थे, और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी करवा दी थी। मेरे पति सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। हमारा एक 3 साल की बेटी थी, मगर एक दिन विद्यालय से आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई, और वो भी मेरा साथ छोड़ गए। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम ना थी। मुझ पर तो परेशानियों की पहाड़ ही टूट पड़ी थी। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरी सास ससुर ने मुझे मेरी माँ के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ थी। वह भी मुझे अच्छा नहीं समझते। उनके ख्याल से मैं मनहूस औरत थी। मैंने ही जैसे उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपनी माँ के घर आ गई। मेरी माँ बाप मुझे बहुत ही समझाते थे और मैं अपने बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल का छोटा था। उसके बेटे का नाम विमल था और मेरी बेटी का नाम काव्या था। हम लोग साथ ही रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते देखते काव्या 16 साल की हो गई और विनय 15 साल का। एक दिन विनय के पिता का देहांत हो गया। वह भी इस दुनिया से चले गए। मतलब मेरे दूसरे पति, उनका हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। तरह तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर रखा था। उनके जाने के बाद जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा मकान था, इसीलिए किराए की चिंता नहीं होती थी, और मेरे घर में ही एक किराने की छोटी सी दुकान थी। एक दिन हम सब सो रहे थे कि अचानक ही बहुत जोर से आवाज आई। मेरा तो दिल बैठ गया और मैं बहुत घबरा गई और डर भी गई। मैंने देखा यह आवाज तो विमल के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ भागी। मैंने वहां जाकर देखा तो मैं देखते ही रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। यह देखकर मुझे डर लग गया था कि कहीं विमल तो इस छत के नीचे नहीं दब गया। और फिर जब मैं करीब गई तो मैंने देखा तो विमल वहां नहीं था। वह बाथरूम जाने के लिए उठा था और उसकी जान बच गई, क्योंकि उसी के कमरे की छत गिर गई थी। मैंने ईश्वर को धन्यवाद किया। यह तो अच्छा हुआ कि विमल को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या कहती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस छत को दोबारा बनवा सकते। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया।
उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था। और कमरे में एक बेड और एक चारपाई थी। दो लोग भी बहुत ही मुश्किल से सो पाते थे। अब वह दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। एक कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 ही कमरे बनवाए थे। यूं तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए जरूरी था। अब मजबूरी थी, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा और बेटी कमरे में सोया तो सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। विमल तो सवेरे उठकर नाश्ता करने बैठ गया, जबकि काव्या अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही थी? उसकी आदत थी, वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज भी दी, परंतु वह उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला वह बेहोश हो चुकी है। मैं बुरी तरह से घबरा गई। उसको क्या हो गया? मैंने फौरन विमल को बोला कि पास के डॉक्टर को घर बुला लाओ। डॉक्टर आए और कहने लगे, लड़की काफी कमजोर है, खून की भी कमी है, कोई भारी काम इससे मत करवाना, बस आराम ही करवाना, फल अच्छे खाने देना वगैरह वगैरह। यह सब खाएगी तो ठीक हो जाएगी। अब जब काव्या को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। वह कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई तो मैंने आकर देखा वह अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं था। मैं बाहर जाकर उसको देखा, वह अपने बेड का चादर धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम इसे क्यों धो रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर चिल्लाई और कहा, यहाँ से उठो और जाओ अपने कमरे और नाश्ता करो, कुछ खाओगी पियोगी तो ठीक हो जाओगी। उसने कहा, नहीं, मुझे यह चादर धोना जरूरी है, बिस्तर पे बिछाने के लिए। हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा, इतनी तो चादर गंदी नहीं है जो तुम उसको धोने बैठ गई। छोड़ दो, मैं खुद इस चादर को धो दूंगी, उठो यहाँ से। परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। और फिर उसके बाद ही उसने नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के लिए वह सो गई और अब विमल भी काम पर जा चुका था। उसको मैंने सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ाई करवाई थी और वो कपड़े की दुकान पर काम करता था और बहुत ही मेहनती था। घर वाली दुकान मैं खुद ही चलाया करती थी। वैसे भी इस दुकान में ज्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह गुजर गया। उस दिन विमल ने मुझसे कहा कि आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वह देर से आया था और काव्या भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया। मैं भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने पहले पति को याद ही कर रही थी। दूसरा पति भी बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहले शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। और मैंने भी अभिषेक को कभी नहीं बताया था कि वह मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वह मुझे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करता था, मेरा कहना भी मानता था। वह घर उस घर में अकेला ही मर्द था। वह हमारा इकलौता ही सहारा था, वरना हम दो औरतें कहाँ जाती। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उसे कहा अभी वह आगे अपनी पढ़ाई चालू रखे, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वह मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। काव्या फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसा उसका जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने फिर वही बात कही। मैंने आराम करने को कहा था। इसको खाने में क्या खिलाया था? आपको मैंने उससे सारी बातें बताई थी। मैंने कहा
कि वही दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था। डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से कैसे इतनी कमजोर हो गई। आप इस बात को सीरियसली लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वो चले गए। फिर जब काव्या को होश आया तो मैंने उससे कहा कि तुमने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो मैं देखकर हैरान हो गई थी कि वह क्या कर रही है। वह तो फिर से बैठकर चादर को धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी, क्योंकि जो भी वह कर रही थी वह सब कुछ नॉर्मल नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। यह सब क्या हो रहा था? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से वो ऐसा कर रही थी और बेहोश भी तभी से हो रही थी। विमल उसके लिए था तो सौतेला ही भाई, लेकिन बचपन से ही दोनों एक साथ ही पले बड़े हैं। उन दोनों में तो सगे भाई बहनों जैसी ही मोहब्बत थी। फिर यह क्या हो रहा था? मेरे बेटे की तबीयत दिन पर दिन क्यों खराब होते जा रही थी? मैं रोती और सोचते रहती, यह सब क्या हो रहा है? एक औरत कमजोर तब होती है जब वह बच्चा पैदा करती है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां यूं बेहोश होने लगे तो यह कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे दिन भी उसने चादर धोकर छत पर सुखाई। वह आसपास भी देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं है। मैं रसोई में खिड़की से यह सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया जैसे मैं उसको देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी यह क्या कर रही थी? चिंता के मारे मेरा तो सर ही फटा जा रहा था। पर वह फिर से बिस्तर पे आकर लेट गई। उसने अपने ऊपर वाले चादर को ओढ़ लिया था कि मुझे कुछ पता ना चले कि नीचे चादर नहीं है। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे टॉफियाँ लेने आते थे जो 5 रुपये देकर चले जाते। इस तरह से काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन यह बात मैंने अपने बच्चों को नहीं बताई। विमल को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह पहले से ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में यह बात बताती तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था बेटी को अच्छी चीज खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। घर का खर्च करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे विमल को और काव्या को कुछ ऐसी बातें करते सुना जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली। इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है फिर हम ये सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा, नहीं, मुझे यह काम करना है। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा, अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। यह सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह दोनों क्या बातें कर रहे थे? एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सुखा दिया और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कह रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया? तो वह घबराई और कहने लगी, अचानक से मेरा मन खराब हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब इस बात का कि मन खराब हो गया? क्या खा रही हो तुम? ऐसे चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत पर मिट्टी लग गई, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी हैरान रह गई। उसने कहा, माँ, आप किस तरह की बातें कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लगता है आज आपने कोई फिल्म देखी या किसी ने आपको कान मेरे खिलाफ भर दिए हैं।
जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? और अगर मैंने इस चादर को धो भी दिया तो क्या हो गया? चादर गंदी हो गई थी, बस इसीलिए धो दिया। आपको तो पता है ना, कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी खराबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बातें कर रही थी तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वह जमीन पर गिर गई। तभी अचानक विमल भी आ गया। उसने कहा, आप यह क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? मैंने उससे कहा, मैंने इसको मारा है, इस पर हाथ उठाया। यह तो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से बात की तह पहुंची थी। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना। अब मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बातें थी मैं बोले जा रही थी, क्योंकि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे से लाइटें जल रही थी। उस वक्त वह क्या कर रहे थे? उनको तो इस समय सो जाना चाहिए था, और मुझे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे के करीब गई तो विमल सिर्फ जगह नहीं था, बल्कि बातें भी कर रहा था। किसी बात पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मेरी बेटा कह रहा था, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तो बेटी कहने लगी, हाँ खुशकिस्मत तो हूँ, लेकिन जब से मेरी तबीयत खराब हो गई तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाती है। कब तक ऐसे झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुन के हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई। उन दोनों ने दरवाजा को अंदर से बंद कर दिया था। क्या वजह थी दरवाजा बंद करने की? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, उनको दरवाजा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाजा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कमरे में कोई नहीं था, और वह दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हैं। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें भी कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम क्यों इस समय जागेंगे और बातें क्यों करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे और सो जाएंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वह दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से अभी अभी जागे हो। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। लेकिन मैं सोचती थी, कोई न कोई तो गड़बड़ जरूर है। यह देखकर हैरान रह गई थी। एक दिन मेरी बेटी के बाजू में नील का निशान था। यह तो जख्म के निशान थे। समझ नहीं आ रही थी उसे क्या लगा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, छुरी लगी है, लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी को ना कोई बात ऐसी थी जो मुझसे छुपा रही है। कभी बेहोश हो जाती है, कभी उसके शरीर पर अजीब अजीब तरीके से निशान होते हैं, और कभी उठकर अपने बेड के चादर धोने लग जाती थी और मुझे कमरे में जाने नहीं देती। तो मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था, मैं वैसा सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी कि मैंने आग और पानी को क्यों एक साथ रखा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोच लिया था मुझे क्या करना है। जवान लड़का लड़की तो है, मुझे एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे ही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए था। विनय था तो काव्या का सौतेला भाई। कब नियत बदलते देर नहीं लगती। जवानी की इस उम्र में बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। सगा भाई तो सगा, परंतु यह भाई तो सौतेला है। फिर मैं कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक कमरे में सुला रही थी? यह मेरी गलती थी। जब हम बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो परेशानी तो पैदा होगी ही। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादाने में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर यह सारे विचार सही हो गए तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा ही होगा।
मैंने अपने बेटे और बेटी पर नजर रखे। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज लाकर दे रहा था और बोल रहा था। मैंने चुपके से उसकी बातें सुनी। उसने कहा, यह दवाई है तुम्हारी परेशानी के लिए, ले लो और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुपाकर वह गोलियां दी थी। मैं परेशान हो गई थी कि किस चीज की गोलियां उसको दे रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो यह लोग परेशान है, या दोनों का ही हल करना चाहती थी और उसके बारे में मुझे नहीं पता था। यह दवाइयाँ भी कुछ अजीब सी क्यों लग रही थी। मेरी बेटी ने वह दवाइयाँ फौरन से पकड़ ली और अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक मेरी बेटी आगे बेहोश नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद शायद गोलियां खत्म हो गई और एक दिन वह फिर से बेहोश हो गई। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसलिए मैंने आज फायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वह चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच लिया, उसको तरीके से तय करके अपने कमरे में ले आई। मुझे खोलकर देखना था इस पर ऐसा क्या लगा होता है जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही इसे धोना शुरू कर देती है और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती। जब मैंने चादर को खोलकर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो यह देखकर मैं हैरान रह गई। उस चादर पर सफेद सफेद बाल थे और पूरे चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई यह किस चीज की बाल है, क्योंकि यह बाल बिल्कुल सफेद और छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई और मैं सोचती थी यह सब कुछ क्या हो रहा है। मैं बेटे और बेटी पर नजर रख रही थी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। तब तक मेरी बेटी को यह पता चल ही गया कि मैंने सब देख लिया, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई। कुछ अजीब सी घबराई हुई नजर आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो। तो उसने कहा कि माँ, वह चादर कहाँ है, वह तो मैंने धो डाला। फिर वह मेरे पास से जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लिया और कहा, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, उस चादर पर जो लगा हुआ था। मुझे बताओ सब कुछ क्या है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। इतने दिनों से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरा दिमाग में बुरी बुरी विचार आ रहे हैं। वह मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बातें बताई कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। 10 सालों से हमने देखा है कि इस घर के हालात अच्छे नहीं है। घर की दुकानें भी नहीं चल रही थी और भैया भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाते। फिर भैया के एक दोस्त ने उसको एक काम दिया। असल में उसने कुछ नर्सरी के बिल्ली के बच्चे को रखे हुए थे, जो कि 3 से 4 की तादाद में थे, लेकिन उसको संभालना उसके बस से बाहर था। इसलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया और उस काम में बहुत सारे पैसे दिए। असल में भैया भी पूरा दिन वहीं होते थे, लेकिन रात में भाई को आराम भी करना होता था, इसलिए उन दिन बिल्ली के बच्चों को कमरे ले आते थे और मैं उनको संभाल लेती थी। उन्हीं के बाल सुबह चादर पर लगे हुए होते थे, जिससे मैं सुबह को धो देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको इस तरह की चीजें अच्छी नहीं लगती और हम आपको यह सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। हम यह सब काम कर रहे थे। अब मुझे बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह को बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे जो दवाइयाँ लाकर दी थी वह भी उसी चीज की थी, ताकि मेरा एलर्जी कम हो जाए। माँ, भैया के दोस्त बहुत अमीर है और वह इस काम के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे भी दे रहा था। वह हमें एक दिन के 1,000 दे रहा था और आज उन बच्चों को हमारे आखिरी घर आखिरी दिन था, क्योंकि अब वह उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया और हमने इतने पैसे कमा लिए कि हम उसके कमरे की छत को ढलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है,
इसलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई थी। लेकिन आपने तो ना जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया था। हम पर इतना शक किया। हमारे बारे में जो बातें की वह हमारे दिल को तीर की तरह जाकर लगती थी। मैं जानती हूँ कि वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में सोचा। जब भी देखा जाए तो हम उसके क्या लगते हैं। उसका पिता तो इस दुनिया से जा चुका है और उसके अपने रिश्तेदार भी हैं जो हमसे बहुत ज्यादा अमीर है। वह उनके साथ जाकर भी तो रह सकते हैं, लेकिन वह फिर भी हमारे साथ रहता है क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी सगी बहन माना है और उसने कभी मुझसे कोई गलत बातें नहीं की। वह हमारा साथ देता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पूरा दिन वह काम करता था, रात को मैं उसकी मदद करती थी। वह कहता था कि वह रात में भी यह सब कुछ कर लेगा। दिन भर वह बेचारा मेहनत करता था। इसलिए मैंने उसको कहा कि रात को तुम आराम किया करो। बच्चों को मैं देख लूंगी, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे यह सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ और खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोचा। मैं अपने बच्चों के बारे में जितना गलत सोच सकती थी, मेरे बच्चे उससे भी कई ज्यादा गुना अच्छे थे। इतनी गलत गलत बातें मैंने उनके बारे में सोची जितनी मुझे सोचनी भी नहीं चाहिए थी। हमने यह बात विमल को नहीं बताई। काव्या ने भी उसको कुछ नहीं बताया। मुझे सारी बात का पता चल गया क्योंकि अब यह काम वैसे भी खत्म हो गया था, पर मैं उसकी नजरों में और ज्यादा गिरना नहीं चाहता था। कुछ दिनों बाद विमल ने उस कमरे की छत को ढलवा लिया था और अब हमारे घर का कमरा ठीक हो गया था। धीरे धीरे बहुत मेहनत करके मेरी बेटी ने भी इस घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। मेरी हालत पहले से बेहतर होने लगी थी। धीरे धीरे इतनी मेहनत बेहतर हो गई थी कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही थी। मेरे साथ जिंदगी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन अच्छा किया था कि मुझे बहुत ज्यादा नेक और अच्छे बच्चे दिए थे। और मेरे अपने थे या पराए, ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं। इस बात को समझते हैं कभी उसके मेहनत के दिन हैं और हाथ पे हाथ धरे कर नहीं बैठ सकते क्योंकि उनके सर पर पिता का साया नहीं था और मैं भी कुछ खास नहीं कर रही थी। इस बात का उसको एहसास था और यह एक बहुत ही बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। ऊपर वालों का लाख लाख शुक्रिया। जैसे मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ जाती। बस आखिर में इतना कहना चाहूंगी, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। मेरे बच्चे बहुत समझदार है, उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ऐसी माँ को नसीहत करूंगी कि बच्चों के साथ इस मामला में थोड़ा एहतियात जरूर करें। वह बच्चा गलती ना करे जैसे मैंने अपने बच्चों के साथ किया। मुझे दोनों को एक कमरे में रखना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो ना हुआ वह हो सकता था और अगर वह हो जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। मेरे बच्चे तो समझदार थे, शायद मेरे साथ थे, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। अपने बच्चों का ध्यान रखे, उनकी जिंदगी पर ध्यान रखे। वह कब क्या कर रही है इस बारे में पूरी जानकारी रखे और बच्चों पर प्यार करने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी सख्ती भी रखे। वह क्या गलत कर रहे हैं क्या नहीं, बातों के बारे में भी जानकारी लेते रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।